और आजमगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आज चुनाव वहां पर संपन्न हो गया है। दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आज चूंकि चुनाव संपन्न हो गया, मतदाताओं ने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और सभी की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। तो आज चुनाव संपन्न होने के बाद अब आपका एनालिसिस क्या कहता है? जी, बहुत अच्छा है सर। जो जनता को फैसला लेना था वही जनता ने फैसला लिया, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुआ था और जनता ने अखिलेश यादव जी को दिया था समर्थन, तो वो 3 साल तक कुछ किए नहीं और बिना कुछ किए यहाँ से चले गए। और फिर मैदान में भेजा उन्होंने अपने छोटे भाई को, धर्मेंद्र यादव जी को। तो जो 3 सालों में उन्होंने कुछ किया नहीं, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं अब धर्मेंद्र यादव जी। और जो उनका वोट बैंक था वो जो है अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया और कमल खिलाने को तैयार हो गया कि अब हम लोग बहुत बार देख लिए, अब नहीं, अब बस। तो इस बार कमल खिल रहा है सर। आपकी इसी वाली बात से एक सवाल उपज रहा है। चाय की दुकानों पर जो चर्चा होती है वहां पर भी ये सवाल उठता है कि अभी 2 महीने पहले विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ी। ऐसा क्या हो जाएगा अचानक से कि सभी मतदाता भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जाएंगे और दिनेश लाल यादव निरहुआ जो कह रहे हैं कि कमल खिलेगा तो कमल खिल जाएगा? उसका कारण यह है कि इनकी 10 सीटें जीतने के कारण ही अब ये हारने वाले हैं, क्योंकि 10 सीट पे विधायक हैं इनके और एक काम नहीं कर पा रहे हैं, एक काम नहीं हो रहा है उनसे। और उनका रोना यह है कि हम सत्ता से दूर हैं। तो भाई, आप तो सत्ता से दूर ही रहेंगे तो करेंगे कब? तो जनता वही कह रही है कि जब ये लोग, इनको हम अपना समर्थन देते हैं और ये सत्ता से दूर रहते हैं, तो आजमगढ़ तो पिछड़ा ही, लगातार पीछे ही जाने लगा। बाकी बगल में गोरखपुर चमक गया, बनारस चमक गया, पर आजमगढ़ तो इसलिए ही पीछे रह गया क्योंकि 10-10 विधायक इनके हैं और वो कुछ करते नहीं हैं। तो यही जनता ने तय किया कि हम सत्ता के साथ जाएंगे। 1.5 साल की बात है और 1.5 साल में हम देखेंगे, इसलिए कमल खिला रहे हैं। एक तरह से वो, मैंने कहा भी था उनसे कि मेरी परीक्षा ले लीजिए आप लोग। 1.5 साल की बात है, अगर मैं 1.5 साल में अच्छा नहीं करूंगा तो फिर चुनाव है 24 में, आप बदल देना। अच्छा, चुनाव आयोग की और आप लोगों के भरसक प्रयास के बावजूद वोटिंग परसेंटेज कम रहा, क्या कारण इसके पीछे आप देख पा रहे हैं? एक तो बहुत बारिश हो गई थी यहाँ पे दोपहर में, तो एक रीजन वो भी था। और दूसरा रीजन ये है कि यहाँ के बहुत सारे मतदाता जो हैं वो बाहर शहरों में भी रहते हैं और उपचुनाव में वो नहीं आए, तो इसलिए थोड़ा परसेंटेज घटा है। पर उसका लाभ ही मिलेगा हम लोगों को, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि कुछ परसेंट तो वो भी घटा है जो ये लोग फर्जी वोटिंग करते थे। वो महाराज जी की सरकार है तो वो कोई बूथ कैप्चर नहीं कर पाए, कहीं फर्जी वोटिंग नहीं कर पाए, तो इसलिए भी वो थोड़ा घटा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू जो बार बार इस बात का जिक्र होता है कि ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज ये बताता है कि बदलाव होगा, और चूंकि वोटिंग परसेंटेज कम है 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले, तो फिर आपकी इस बात को बल कैसे मिलेगा कि बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। उसका कारण ये है कि ये लोग पहले बहुत उग्र हो जाते थे। जब अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो मारने मरने पे उतारू हो जाते हैं और वो पूरा एकदम उग्र होकर चुनाव लड़ते हैं। पर इनके साथ में ऐसा नहीं था, वो न्यूट्रल थे, शांत थे कि ठीक है, कोई बात नहीं, उनको जिताया वो भाग गए, इनको भी जिता के क्या कर लेंगे, 3 साल वो कुछ किए नहीं, 1.5 साल में ये क्या करेंगे। तो इसलिए जो उनका वोट बैंक था वो न्यूट्रल था। इस बार एग्रेसिव होके और वो नहीं सामने आया, तो ये भी एक रीजन था। ठीक है, अब देखिए रिजल्ट तो 26 जून को आएगा, लिहाजा अभी मैं आपसे अगर मगर वाले सवाल करूंगा। अगर दिनेश लाल यादव निरहुआ की जीत होती है तो वो कौन कौन से बड़े फैक्टर होंगे जो आधार होंगे उनकी जीत के? सबसे बड़ा फैक्टर होगा जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हैं, और उन योजनाओं के चलते जो गरीब किसान मजदूरों तक वो लाभ पहुंच रहा है। और पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी की जो सरकार है, वो जो कोरोना काल से लेके अभी तक राशन वितरण हो रहा है,
उनको जो लाभ मिल रहा है, यही सबसे बड़ा रीजन है। और तीसरा ये है कि जिसको यहाँ की जनता ने चुना था वो 3 साल कुछ किए नहीं, यहाँ मुंह नहीं दिखाए, तो यही रीजन होगा यहाँ जीतने का। ठीक है, आपके चुनाव जीतने के बाद आपके सामने चुनौतियां और आपकी प्राथमिकताएं। हाँ, चुनौती तो है, क्योंकि 1.5 साल बाद ही फिर चुनाव है, तो 1.5 साल में ही हम लोगों को यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने अपने मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी किया था कि आपको विशेष कृपा करनी पड़ेगी यहाँ हमारे आजमगढ़ पे, और केंद्र में भी जो जितने मंत्रीगण हैं उनसे भी निवेदन किया कि अगर आप सब लोग आजमगढ़ पे फोकस करेंगे तो ही 1.5 साल में हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो सबने आश्वासन दिया है कि करेंगे आजमगढ़ के लिए। आज रामपुर में वोटिंग के दौरान आजम खां की तरफ से एक आरोप लगाया गया कि उनके मतदाताओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है वोट डालने के लिए। इसके अलावा चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। आपको लग रहा है, आपको यकीन है कम से कम कि उनके इन आरोपों में कोई आधार नहीं है और चुनाव पूरी तरीके से निष्पक्ष हुए आजमगढ़ में भी और रामपुर में भी? बिल्कुल निष्पक्ष हुआ। और हम लोग तो आज बूथ बूथ घूम रहे थे दिन भर, हर जगह एकदम शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहा था। कहीं कोई ऐसा था ही नहीं, उपद्रव किसी प्रकार का नहीं था, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा था। हाँ, इन लोगों की रोने की आदत पुरानी है। पिछली बार भी जब ये लोग महागठबंधन बना के चुनाव लड़ रहे थे, तब भी नतीजे आने से पहले ही अखिलेश यादव जी चले गए चुनाव आयोग में कि यहाँ का जो भी रिजल्ट होगा मैं नहीं मानूंगा, ये चुनाव को मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि ईवीएम पे सवाल उठा रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे। पर यहाँ से जीते तो फिर बाद में उनका सवाल चला गया। अब फिर से नया रोना रो रहे हैं, तो उनके ये रोने की आदत पुरानी है, उस पर हम लोग और क्या बोल सकते हैं। रोने की आदत पुरानी पर अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, आप गुनगुनाना चाहते हो, देखिए अब आप जीत भी रहे हैं, इस बात को लेकर आप आश्वस्त हैं, तो जीत की खुशी में और उनके रोने की आदत पर अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, आप सुनाना चाहते हो। हाँ बिल्कुल, मैं पूरे चुनाव में ये बात कहता था और अब तो पूरे आजमगढ़ की जनता ये कहने लगी है कि अखिलेश हुए फरार, निरहुआ डटल रहे, आजमगढ़ से ध्यान कबो ना हटल रहे, आजमगढ़ से प्यार कबो ना घटल रहे। हम लोग यहाँ डटे हुए थे हारने के बाद भी, और लगातार 5 विधानसभा की जितनी समस्याएं थी वो सब लेके हम मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचते थे, पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंचते थे, संबंधित अधिकारियों तक पहुंचते थे। और कहीं न कहीं उसी के वजह से हमारे जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, सबने ये कहा कि जब ये हारने के बाद भी वहाँ लोगों की समस्याएं लेके पहुंच रहा है, आ रहा है, तो ये अगर आजमगढ़ की जनता इसको अपना सेवक बनाती है तो ये सेवा करेगा, इसको एक मौका और दो। तो मुझे आदेश मिला कि आप जाओ एक बार और लोगों से अपील करो और आजमगढ़ की जनता आपको मौका देगी, और आप जो है वहाँ कमल खिलने के बाद सेवा करो जनता की। अच्छा, निरहुआ डटल रहे, ये आपकी स्ट्रेटजी का हिस्सा था क्या? ऐसा इसलिए क्योंकि 2014 में स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हार गई, उसके बावजूद वो अमेठी में डटी रही और 2019 के चुनाव में उन्होंने राहुल गांधी को मात दी। निरहुआ 2019 का चुनाव हार गए, उसके बावजूद वो आजमगढ़ में डटे रहे, क्या इस उद्देश्य के साथ कि जब यहां पर उपचुनाव होगा या 2024 का चुनाव होगा तो कमल खिलाना है, ये स्ट्रेटजी का हिस्सा था? बिल्कुल बिल्कुल था, और मुझे ये मंत्र दिया भी था, स्मृति दीदी ने ही दिया था ये मंत्र कि आप वहां लगे रहना, वहां से हटना मत, और ये जीतने के बाद कुछ करेंगे नहीं, और फिर जब आप लगे रहोगे वहां पे तो जनता आपको आशीर्वाद देगी, आपको मौका देगी कि आप वहां सेवा करो। तो कहीं ना कहीं यही था जी। अच्छा, आप बार बार इस बात का जिक्र करते रहे प्रचार के दौरान भी कि अखिलेश यादव ने आकलन कर लिया है कि समाजवादी पार्टी यहां से हार रही है, चूंकि उन्होंने आजमगढ़ से दूरी बना ली थी, लेकिन वो बार बार ये कहते रहे कि हमें पता है कि आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है, मैं प्रचार करने के लिए जाऊं या ना जाऊं। तो ये उनका आत्मविश्वास था, अति आत्मविश्वास था, या फिर जो आप कह रहे थे कि उनके भीतर का डर था? नहीं, ये साजिश थी उनकी। अच्छा, उनकी बहुत बड़ी साजिश थी
वो जानते थे कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी हार रही है, इसलिए खुद नहीं आए प्रचार करने, और प्रत्याशी के रूप में उन्होंने डिम्पल भाभी जी को नहीं भेजा यहाँ पे, और धर्मेंद्र भैया को यहाँ फंसा दिया। जैसे अपने चाचा जी को किनारे किए, वैसे ही धर्मेंद्र जी को भी किनारे कर दिए वो। तो ये साजिश थी उनकी, ये उनका अति आत्मविश्वास नहीं था। रामपुर में भारतीय जनता पार्टी का आकलन क्या कहता है? रामपुर में भारतीय जनता पार्टी का आकलन क्या कहता है? प्रत्याशी तो आजमगढ़ से हैं, लेकिन चूंकि एनालिसिस तो हो रहा होगा दोनों ही सीटों के लिए, तो आज वहां पर भी चुनाव संपन्न हो गया, वहां के लिए आपका आकलन क्या कहता है? वहां के लिए मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ 10 दिन 12 दिन मिला था चुनाव प्रचार करने के लिए। तो मैं रात दिन लग के गांव-गांव घूम रहा था, लोगों से मिल रहा था, अपील कर रहा था, तो मैं ज़्यादा अपडेट नहीं हो पाया वहाँ के चुनाव के बारे में। तो अब थोड़ा फ्री हुआ हूँ, अब देखूंगा तो मैं उसके बारे में बात कर पाऊंगा। ठीक है, एक और सवाल आपसे। अभी हाल फिलहाल में अग्निपथ योजना का जिस तरीके से विरोध हुआ, आरोप लगा बीजेपी की तरफ से कि कुछ राजनीतिक पार्टियों का हाथ है इसके पीछे, जो कि बरगलाना चाहते हैं युवाओं को। आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत असर इसका चुनाव पर पड़ा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसका असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि वो तो साजिश थी विपक्ष की। विपक्ष जो है वो सरकार को बदनाम करने के लिए किसी हद तक गिर जाता है। वो अभी देखिए, पहले जीवन रक्षक वैक्सीन जब आई थी उसका विरोध कर रहे थे कि नहीं मत लगवाओ, ये बीजेपी का वैक्सीन है। वैसे ही सरकार कोई भी योजना लेके आती है वो देश के भले के लिए लेके आती है, देश के नागरिकों के भले के लिए लेके आती है। पर ये लोग साजिश करते हैं इस तरह का, उसे बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए। उसका कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि तीनों सेना के अध्यक्ष ने ये कह दिया कि भर्ती की प्रक्रिया यही होगी, ये बदलेगा नहीं। बदलेगा सिर्फ इतना कि जो भी इस उपद्रव में शामिल होगा उसको एनओसी लेके आना पड़ेगा पुलिस के पास से कि आप उस उपद्रव में शामिल नहीं थे, तो ही आप भर्ती हो पाएंगे। तो ये विपक्ष वाले तो उन बच्चों का भी भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बच्चों का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं, और वो बच्चे तो नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, ठीक है, आपने समय निकाला, न्यूज़ 18 से बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि आपकी जीत होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।